हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दी। तो द सब्सटेंस विच अलाउ the passage of electric current is called कंडक्टर। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे उसको बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो होगा मेटेलिक कंडक्टर, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे फिजिक्स में, जो पढ़ते हैं 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था, वायर्स वगैरह हमने पढ़ी है ना, तो वो होगा मेटेलिक कंडक्टर। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और दूसरा जो कंडक्टर होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर कौन सा आएगा? जो ये वायर्स होती है जो यूज करते हैं हम, कॉपर की या किसी भी मेटल की जो वायर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगी? मेटेलिक कंडक्टर। तो जैसे ये वायर होगी, इसमें क्या होते हैं? इसमें एटम्स तो होते हैं। वायर्स में एटम हो गए, बहुत सारे एटम हो गए। अब इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर से इधर ऐसे मूवमेंट करेगा, इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, मूवमेंट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेगा वायर्स में, इसकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? करंट होता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है अपनी, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स को हम किससे? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव जाएगा, ये वाला नेगेटिव जाएगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी ए बी मान लिया इलेक्ट्रोलाइट है, कोई ए बी, ये किस में कन्वर्ट होता है? ए प्लस बी माइनस में। ठीक है, तो प्लस वाला किसकी तरफ चला जाता है? माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि इधर तो बी ए प्लस जाएगा और इधर क्या आएगा? बी माइनस जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आयंस का क्या हो रहा है? आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा किसकी वजह से? आयंस की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम है तो उनमें क्या पूछ लेते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या बताओ? डिफरेंस बताओ। तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन बहुत बार। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हम डिफरेंस देख लेते हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहला तो डिफरेंस अभी बताया कि मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मेटेलिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला ये डिफरेंस लिख लेते हैं हम। मेटेलिक कंडक्शन is carried by the movements of electron। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या आएगा? इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो किसकी वजह से होगा? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन
इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट की वजह से होगा। ओके, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा डिफरेंस इसमें, इनमें देखो मेटेलिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां चले गए, तो लेकिन कोई भी ये प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही ना, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रही ना। ऐसा तो नहीं है हम रात को कूलर लगा के सो गए और जो वायर है सुबह कुछ और ही बन गया, वो रहेगा तो वायर ही, मतलब कोई ना कोई भी केमिकल चेंज तो नहीं होएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होगा, देखो पहले ए भी था, इससे कन्वर्ट किस में हो गया, ए प्लस बी माइनस में, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया ना, ऐसे आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो जो मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम बोलेंगे कि इसमें तो मेटेलिक कंडक्टर में तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ऐसे बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होती है। तो क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होएगा मेटेलिक कंडक्टर में। और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में, इसमें क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तभी तो आयंस मिलेंगे हमें, ठीक है। ओके, थर्ड में, थर्ड डिफरेंस क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें तो क्या हो रहा है, आयंस, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट हो रहा है, कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कि एक आयंस इधर जा रहा है, एक आयंस इधर जा रहा है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था, एक मैटर ही तो था, एक आयन इधर जा रहा है, कुछ आयन इधर जा रहे हैं, मतलब मैटर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मैटर का। तो इसका क्या लिखेंगे हम इसमें, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, it does not involve the transfer of any matter, किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आयन या ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयन, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर का ट्रांसफर हो रहा है किसकी फॉर्म में, एज आयंस, आयंस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो, इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है मूवमेंट में, यानी कि करंट फ्लो होने में ऑब्स्टेकल जो बाधा आती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है कर्नल्स की वजह से, ठीक है। कर्नल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये इधर आ रहे हैं इन एटम्स के, इसके बाद जो पॉजिटिव पार्ट बच गया उसको बोलते हैं कर्नल्स, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर एटम है ये, तो A प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन, तो जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया ये क्या होता है, कर्नल। अब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किसके अंदर है, कर्नल्स के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव एटम बचे हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनमें क्या आएगा, ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे, जो ये कर्नल्स है ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इधर टकराएंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर फिर कोई एटम होएगा, इधर टकराएंगे, इधर ऐसे मतलब टकराएंगे, ऑब्स्टेकल होएगा। तो ऑब्स्टेकल कौन कर रहा है, कर्नल्स कर रहा है। तो रेजिस्टेंस, ऑब्स्टेकल क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, कर्नल्स की वजह से, ठीक है। मेटल्स में रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्नल्स की वजह से क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, इसमें रेजिस्टेंस होएगा जो भी ये आयंस है अपनी, देखो ये ए बी आयंस, A प्लस बी माइनस, अब इनके बीच में जो फोर्स होएगा, इनके बीच में फोर्स होएगा ना कुछ, अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ तो मूवमेंट नहीं होएगी, ये इधर नहीं जाएगा और ये इधर नहीं जाएगा, इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से हुआ, आयंस में जो क्या है, फोर्स है, यानी कि ये भी सोल्यूट है, ये भी सोल्यूट, तो हम बोल सकते हैं सोल्यूट इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखो इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है, सोल्यूट अगर इस सॉल्यूशन में जाएगा, सोलवेंट में जाएगा, ठीक है। अगर सोलवेंट की टेंडेंसी क्या है, इस सोल्यूट को डिजोल्व करने की, अपने अंदर
डिजोल्व करने की टेंडेंसी है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा सोलवेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, आयंस का मूवमेंट होएगा। तो यानी कि इसमें अगर इंट्रैक्शन सोलवेंट और सोल्यूट में इंट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो यानी कि इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो सकता है, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, और थर्ड किसकी वजह से होएगा, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें रेजिस्टेंस 3 टाइप से हो सकता है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन और सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन, और तीसरा क्या आएगा, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टेंस इनकी वजह से होगा। तो अब देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, जो इनमें तो रेजिस्टेंस कर्नल्स की वजह से था, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे, अब ऐसे ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को जो पास होने में, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होने में क्या आएगी, ऑब्स्टेकल आएगा, क्योंकि ये वाइब्रेट करेंगे ऐसे 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 पॉजिटिव पार्ट, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने में इसको इधर जाना पड़ेगा, इधर ऐसे जाना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या आएगा, ऑब्स्टेकल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा इसका। ठीक है, इसका अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो मेटेलिक कंडक्टर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा ही कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, और इस केस में क्या आएगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन है वो भी वीक हो जाएंगे, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन भी वीक हो जाएंगे, सोलवेंट सोलवेंट भी, यानी कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा तो इसका मतलब जो कंडक्टेंस है वो क्या आएगा, इंक्रीज होएगा। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आयंस की क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो जल्दी से मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो लास्ट पॉइंट है इनका जो डिफरेंस का है क्या है, तो इसमें मेटेलिक वाले में तो क्या आएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीज, कंडक्टेंस क्या आएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन से कंडक्टर का कंडक्टेंस डिक्रीज होएगा और कौन से का इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होएगा, क्योंकि इंट्रैक्शंस वीक हो जाएंगे, सोल्यूट 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 सोलवेंट सब इंट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि कर्नल्स का जो वाइब्रेशन है कर्नल्स की वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से ऑब्स्टेकल इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में, और जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस। अब देखते हैं, अब हमें कुछ टर्म्स करनी है कि कौन सी टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ रखा है लेकिन फिर भी बेसिक है, इसमें दे रखा है बुक में, तो एक बार देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो बाधा आती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो अब एक हमने जैसे एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर हो गया अपना, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया, ये ऐसे इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A के। ठीक है, अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई ना कोई तो कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे वो होता है रो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, रो, ऐसे बनाते हैं इसको,
ऐसे पी बना के कुछ ऐसे कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है कांस्टेंट। ओके, अब देखो यहां से एक तो यूनिट बतानी है हमें होम की, और जो ये रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है होम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब रो की यूनिट क्या आएगी? तो देखो आर किसके इक्वल? रो एल ए। तो यहां से हमें रेजिस्टिविटी निकालना हो तो पहले तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। क्या आएगा? रेजिस्टिविटी किसके इक्वल? ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आर ए डिवाइड में एल। ए क्या है? एरिया। ए है एरिया। अगर एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें और लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर रख दें तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम क्या आती है? एरिया इंटू लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 ml के। तो हम बोल सकते हैं यहां से, देखो रो किसके इक्वल हुआ? अगर इसकी वैल्यू 1 रख दी, इसकी 1, तो आर के इक्वल। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की? तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हैविंग 1 ml वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम क्या हो? 1 ml। 1 ml वॉल्यूम तभी होगी ना, इसकी वैल्यू 1 रख दी और इसकी वैल्यू 1 रख दी। तो इसको डिफाइन करने का ये तरीका है। तो इसकी डेफिनेशन होगी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 ml, और इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा कंडक्टर जिसकी वॉल्यूम कितनी हो? 1 ml। तो उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी यूनिट देखते हैं हम। यूनिट क्या आएगी इसकी? रो की यूनिट, रो का फॉर्मूला क्या है? आर ए बाई एल। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होगी होम, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं रो की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई? होम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगी किसकी? रो की यूनिट आ गई। तो ये पता चल गया हमें रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब देखते हैं हम कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होएगा? ये मेजर करेगा भी कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है, कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इट मेजर ऑफ द ईज विद विच करंट फ्लो, मतलब कितनी इजीली करंट फ्लो हो रहा है। ईज विद विच करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे हम कंडक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और ये हमेशा ही क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ आर, यानी कि 1/r के इक्वल होएगा कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर यूनिट निकालें हम कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? जी किसके इक्वल? 1/r के। तो 1 इसकी यूनिट क्या? होम, ठीक है। तो ये हो जाएगा होम इनवर्स, इसकी यूनिट होम इनवर्स हो जाएगी। तो इसको हम होम इनवर्स को ऐसे भी लिख देते हैं MHO। इनको क्या कर लेते हैं? इनको ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं इन वर्ड्स को, इन अल्फाबेट्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगी होम इनवर्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होम इनवर्स। और जो बेसिक यूनिट है, SI यूनिट है किसकी? कंडक्टेंस की, वो क्या होती है? जो यूज होती है ज्यादातर सीमेंस, ठीक है। इसको S से लिखते हैं
सीमेंस। ये हो जाएगी कंडक्टेंस की यूनिट। अब देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टेंस का पता चल गया, अब देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कंडक्टेंस होता है 1/r, ठीक है, यानी कि 1 रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी होता है 1 रजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर से के, थोड़ा सा ऐसे लिख दो के, और इसको क्या बोलते हैं हम, कप्पा, कप्पा बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/ρ के इक्वल, 1/ρ के इक्वल हो गया। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, कप्पा इक्वल 1/ρ है, और रो का फॉर्मूला क्या था, रो का फॉर्मूला हमने देखा था ना, RA/L। तो यहां से कप्पा की वैल्यू निकाल हम तो क्या आएगी, 1, रो की जगह पे RA, और ऊपर क्या आ जाएगा L, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो जो ये L/A है, L/A ये क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट। हर एक सेल के लिए इनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्यों, देखो ये होता क्या है, L/A हमने मेटेलिक वायर में तो देख लिया था कि लेंथ होती है L और एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है उसमें इनका मतलब देखो क्या आएगा, उसमें इसका मतलब होता है जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड होती है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो तो क्या होगी, लेंथ L। अब हमने अगर स्टार्ट कर दी कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद बार बार चेंज तो नहीं करेंगे ना कितना लेंथ है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हर एक सेल के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा L की वैल्यू। और A क्या है, A है जो इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रोड्स है उनका एरिया, तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसलिए L/A भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। और 1/r किसके इक्वल होता है, 1/r हमें पता है कंडक्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कप्पा किसके इक्वल हो गया, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं कि किन्हीं 2 की वैल्यू दी मिल जाएगी और 1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखो क्या है, क्वेश्चन है हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल KCl। एक कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस है, देखो क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution, ठीक है, इज 1500 होम। ये क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, और हमें पूछ रखा है क्या, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी कितनी देर की है, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और कंडक्टिविटी दे रखी है, निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इजी सा, बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है। तो हमें पता है कंडक्टिविटी किसके इक्वल, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और हमें निकालना है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन हमें क्या गिवन है, R गिवन है, तो R से हम, R कितना है 1500 होम, तो R से हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा 1/r यानी कि 1/1500 ये आ जाएगा। तो अब देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी,
हमें कंडक्टिविटी भी गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी है 0.146 इंटू 10⁻³ और यहां से कंडक्टेंस कितना है 1/1500 यानी कि 1 और डिवाइड में करेंगे तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 1500। तो यहां से अगर सोल्व करेंगे हम तो अपना आंसर आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा और बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तो हमने क्या डिफाइन किया था, ये फॉर्मूला डिफाइन किया था। अब अगर हमें डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए इसकी, यहाँ से तो फॉर्मूला डिफाइन हुआ है, तो कप्पा की यानी कि कंडक्टिविटी की, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो फॉर्मूले से यहां से निकालते हैं हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या लेंथ डिवाइड में एरिया, ये है ना, ठीक है, लेंथ और एरिया। अब एल की वैल्यू रख दे हम 1 सेंटीमीटर और एरिया की वैल्यू रख दे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या पता है वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी वैल्यू भी 1, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। तो हमें पता है, हमें यहाँ से इनकी वैल्यू 1 1 रख के इसको क्या कर लेंगे डिफाइन कर लेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से बोलेंगे कंडक्टिविटी इज द, क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको बोल सकते हैं और 1 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml सॉल्यूशन की जितना कंडक्टेंस है उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखो, अगर हम एक क्यूब बनाते हैं ऐसे, ये हमने क्यूब बना लिया, तो ये तो मान लिया हमने क्या है इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे बनाते हैं उसमें यही होता है ना, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स मान लिए और ये इनके बीच का क्या मान लिया डिस्टेंस, ये एल और ये इलेक्ट्रोड्स एरिया हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इनके बीच में अब ये पूरा क्यूब बन गया ना, अगर 1 1 मान ले इनकी वैल्यू तो क्यूब बन गया। तो इस इतने एक क्यूब में जितने भी आयन्स हैं उनका जो कंडक्टेंस, ठीक है 1 ml क्यूब में 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयन्स हैं उनका जो कंडक्टेंस है उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। तो समझ आ गया कंडक्टिविटी क्या होती है। अब उसके बाद एक बार इसकी हम क्या देख लेते हैं, यूनिट और देख लेते हैं, ठीक है। कप्पा की वैल्यू क्या थी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट यानी कि L/A। तो यहां से हमें पता है कंडक्टेंस की क्या होती है सीमेंस, और इसकी सेंटीमीटर और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल गया, सीमेंस को ऐसे लिखते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये भी हो जाएगी। और क्या हो सकती है, अगर होम की बात करें तो इसकी क्या होती है होम इनवर्स होती है ना इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गई अपने कप्पा की यूनिट यानी कि कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या आता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर सिंपल कंडक्टिविटी, इसके बाद मोलर भी आएगी, इक्विवेलेंट भी आएगी, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।